नमस्कार सभी प्रतियोगी छात्र छात्राओं का अपने यूट्यूब चैनल आई के हिंदी टारगेट में एक बार पुनः स्वागत है। जी हाँ, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी लेक्चरर के लिए हिंदी साहित्य की तैयारी इस चैनल के माध्यम से करवाई जा रही है, जिसमें 10 प्रश्नों की श्रृंखला आपको दिया जा रहा है। आज हम लेकर आए हैं खंड 3 यानी भाग 3 लेकर आए हैं, जिसमें सवाल हमारा और जवाब भी हमारा होगा। तो जो पिछला वीडियो कल का था उसका हम जवाब देंगे और फिर आपको 10 सवाल देंगे और आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर उसके जवाब देने हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के हम प्रश्नों की तरफ चलते हैं। तो अगर आप नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, लाइक कर दें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और दोस्तों में भी शेयर करते रहिए। चलिए पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, पृथ्वीराज रासों में कितने छंद हैं? जी हाँ, प्रश्नों को बताए थे, ध्यान से आप पढ़िए। पृथ्वीराज रासों में कितने छंद हैं? तो छंद है 68। पृथ्वीराज रासों में 68 छंदों का प्रयोग हुआ है। ये बिल्कुल आप एकदम ध्यान दीजिए और इसको गांठ बांध लीजिए। 68 छंद हैं। कुछ लोग 69 बताए थे, लेकिन 69 हम आपको बता दें, ये तो हो गया छंद। और 69 जो पृथ्वीराज रासों में है वो विभक्त है समय में। जिस तरह से सर्ग होता है, कांड होता है, उसी तरह समय में है। ठीक है, बाकी ये 2 ऑप्शन रखे गए थे। यानी छंद 68 है और समय 69 है पृथ्वीराज रासों में। चलिए दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। दूसरा प्रश्न है, बीसल देव राजमती से रूठकर कहाँ चला जाता है? कहीं तो जरूर गया होगा, क्योंकि इसलिए 4 ऑप्शन दिया गया है। तो कहाँ चला जाता है? तो रूठ कर जाता है उड़ीसा। किससे रूठकर? राजमती से रूठकर चला जाता है। इसमें बीसल देव रासो जो रचनाएं हैं, इसमें 12 मासा का वर्णन किया गया है और इसमें 4 खंड हैं। कितने खंड हैं? 4 खंड हैं। चलिए दूसरे प्रश्न की तरफ। आला खंड में कितने युद्धों का वर्णन किया गया है? तो आला खंड में युद्धों का वर्णन किया गया है, 52 युद्धों का वर्णन है। कितने? छोटे बड़े मिलाकर 52 युद्धों का वर्णन किया गया आला खंड। आला खंड जिसको ना समझ में आता हो, इसे सभी को समझ में आएगा। इसका दूसरा नाम क्या है? पहला नाम है परमाल रासो और दूसरा नाम पूछता है परमाल रासो का दूसरा नाम क्या है? आला खंड। आला खंड का दूसरा नाम परमाल रासो। लेखक हैं जगनिक। जगनिक याद कैसे करना है? जग पर यानी जग से जगनिक, पर से परमाल रासो। इन्हीं की एक पंक्तियां हैं, आप जानते हैं, 12 बरस ले कुकुर जिए और 13 ले जिए सियार, बरस 18 छत्री जिए, आगे जीवन के धिक्कार। ये आल्हा में इसी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पंक्तियां हैं, आप लोग जानते रहिएगा। चौथे प्रश्न की तरफ चलते हैं। चौथा प्रश्न आपका आ चुका है, अपभ्रंश का भवभूत किसे कहा जाता है? जी हाँ, अपभ्रंश का भवभूत किसे कहा जाता है? तो यहाँ कहा जाता है अपभ्रंश का भवभूत अपभ्रंश का भवभूत कहा जाता है पुष्प दंत को। किसको कहता है? पुष्प दंत को कहा जाता है अपभ्रंश का भवभूत। स्वयंभू को क्या कहता है? अपभ्रंश का वाल्मीकि। हेमचंद को क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है प्राकृत का पाणिन। प्राकृतिक का पाणिन, अपभ्रंश का वाल्मीकि और अपभ्रंश का भवभूत। जो आपका प्रश्न है उसका सही जवाब है पुष्पदंत। ठीक, चलिए अगले प्रश्न में। पृथ्वीराज रासो की नायिका कौन है? जी हाँ, पृथ्वीराज रासो में भी नायिका है। तो पृथ्वीराज रासो की नायिका संयोगिता है। कौन है? संयोगिता है। पृथ्वीराज रासो की नायिका संयोगिता है। और आपको बता दें, जो राजमती है अभी आप जानते हैं, इससे पहले बताएगा बीसल देव की है, पद्मावती पद्मावत का है, सत्यवती सत्यवती की। चलिए आगे। रासो की उत्पत्ति राजसूय से किसने मानी है? रासो की उत्पत्ति राजसूय से किसने मानी है? तो रासो की उत्पत्ति राजसूय से मानने वाले कवि हैं
गारसा दा तासी, हिंदी के प्रथम साहित्य इतिहास लिखने वाले गारसा दा तासी ने रासों की उत्पत्ति राजसूय से मानी है। राजयश से हरिप्रसाद शास्त्री, रसायन से रामचंद्र शुक्ल, रासक से हजारी प्रसाद, रास से नंदुलारे वाजपेयी। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। पृथ्वीराज रासो को किसने अप्रमाणिक नहीं माना है? तो ये आप लोग ध्यान से देखते रहेंगे, जहाँ नहीं आता है उसको ध्यान से देखिए। सही बताएं तो नहीं, किसी को नहीं दिखता, तो ये ध्यान दीजिएगा, ऐसा ना हो कि वहाँ ना दिखे, नहीं तो एक प्रश्न आपके कम हो जाएंगे। तो किसने नहीं माना अप्रमाणिक? तो श्यामल दास माने हैं, बूलर तो पहले मानने वाले हैं, आचार्य शुक्ल तो मुख्य हैं, मिश्र बंधु, ये देखिए मिश्र बंधु ने पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणिक नहीं माना है। इन्होंने कहा है पृथ्वीराज रासो प्रमाणिक है, यानी प्रमाणिक माने हैं 3, अप्रमाणिक माने हैं। तो प्रश्न आपका सही है, ऑप्शन मिश्र बंधु। चलिए प्रश्न नंबर 7 कह रहा है राजस्थानी भाषा और साहित्य किस कवि का इतिहास है? यहाँ राजस्थानी भाषा और साहित्य किस कवि का इतिहास है? ये इतिहास है मोतीलाल मनेरिया, मोतीलाल मेनारिया, कहीं कहीं मनेरिया मिलता है तो आप जानते रहिए, मोतीलाल मेनारिया। इनके साहित्य का नाम है राजस्थानी और साहित्य। तो आप जान लीजिए जहाँ पर राजस्थानी आ जाएगा वो कुल मिला के मोतीलाल मनेरिया ही रहेंगे, क्योंकि 2 ही बार आपका जो साहित्य है उसमें राजस्थानी शब्द आया है 2 जगह, तो दोनों राजस्थानी मोतीलाल मेनारिया का है। तो आप राजस्थानी से पकड़ लें किसका है, मोतीलाल। आप जान सकते हैं, तो जैसे याद कर सकते हैं मोतीलाल कहाँ के थे, राजस्थान के। चलिए 9वां प्रश्न है अपभ्रंश का समय कब से कब तक माना जाता है? जी हाँ, अपभ्रंश का समय कब से कब तक माना जाता है? तो आपका एकदम सही जवाब है 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। ये आपका टीजीटी 2016 में पूछा गया है। अभी बहुत लोग इसको गलत करके आए हैं, जब ऐसे 4 ऑप्शन दे देता है तो उसी में आप लोग पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज क्या कहें कि आप लोग पूरा फ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं ईस्वी पूर्व है कि पूर्व ईस्वी है कि 1500 है, 500 से 1000 है। तो आपको बिल्कुल ध्यान रखना है 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। ठीक है, तो सबसे पहले आप जानते क्या है, संस्कृत है, फिर पाली है, फिर अपभ्रंश प्राकृति है, फिर अपभ्रंश है, अवहट्ट तब हिंदी है। आज का 10वां प्रश्न है सिद्धों की रचनाओं का संग्रह किसने किया, संकलन किसने किया? सिद्धों की रचनाओं का संकलन किसने किया है? तो सिद्धों की रचनाओं का संकलन हरिप्रसाद शास्त्री ने किया है। किसने किया है? हरिप्रसाद शास्त्री ने किया है। सिद्धों की रचनाओं का संकलन हरिप्रसाद शास्त्री ने किया है। ये हो गए आपके आज के 10 प्रश्न, यानी जवाब। अब आपको मिलेंगे 10 सवाल जो कमेंट बॉक्स में लिखकर देने होंगे जवाब। चलिए तो 10 प्रश्नों की तरफ चलते हैं हम फटाफट। चलिए, गाहा या गाथा कहने से किसका बोध होता है? गाहा या गाथा कहने से किसका बोध होता है? अपभ्रंश का, संस्कृत का, प्राकृतिक का, मैथिल का। तो चारों में से किसका होता है? आपको एक ही बताना है, नहीं चारों आप बता, चारों पर निशान लगाने तो आप चारों कह दो। किसका होता है आपको एक ऑप्शन चुनना है। किसका बोध होता है वो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे। दूसरा प्रश्न है सिद्धों की भाषा थी सांध्य भाषा थी या संध्या थी या संध्या थी या सभी? तो प्रश्नों को आप ध्यान से देखिए, इनमें से कौन सही है, जो आपको उचित लगे, अच्छा लगे, वही आप प्रश्न को चुनिए। अच्छा लगने का मतलब ये नहीं जो आपको देखने में अच्छा लगे उसे चुन लीजिए, जो प्रश्न सही हो उसी को करिए। ये नहीं कि हमको ये अच्छा लग रहा है, संध्या लिखा है तो हम इसे चुन ले रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। प्रश्न अच्छा लगने का मतलब जो प्रश्न सही है, जिसका जवाब सही, उसी को चुनना आपको है। ठीक है, तीसरा प्रश्न तुलसी ने किस रचना में कलिकाल का वर्णन किया है? प्रश्न एकदम देख लीजिए, बहुत ही मोस्ट है। तुलसी ने किस रचना में कलिकाल का वर्णन किया है? तो देखिए, गीतावली में किए हैं, कवितावली में, रामचरितमानस में, या 2 और 3 दोनों में? तो ये आपको ये भी जवाब देने हैं, यानी सभी प्रश्नों के
चलिए चौथा प्रश्न, आलवार संतों की भाषा थी। तो आलवार संतों की भाषा क्या थी? संस्कृत, तमिल, मराठी, गुजराती। आलवार संतों की भाषा थी। तो चारों में से कौन है? इसलिए हम आपको ऑप्शन दे रहे हैं ताकि आपको ज़्यादा समस्या ना हो, ढूंढना ना पड़े। बस आप प्रश्नों के जवाब दीजिए, उसके बाद हम तो खुद हैं आपको पढ़ाने के लिए। पांचवा प्रश्न, आलवार भक्तों में राम भक्ति का प्रथम कवि किसे माना जाता है? प्रश्नों को आप एकदम गांठ मार लीजिए। आलवार भक्तों में राम भक्ति, ये मुख्य है, राम भक्ति का प्रथम कवि किसे माना जाता है? तो भक्तिसार, आंडाल, षटकोपाचार्य, कुलशेखर। कौन है? कुलशेखर। कौन है? आपको बताना है। छठा प्रश्न, पद्मावत का पूर्वार्ध भाग है। जी हाँ, पूर्वार्ध मतलब पहले का, पूर्व मतलब पहले, उत्तरार्ध मतलब बाद में। तो कल्पित, ऐतिहासिक, सामाजिक, कोई नहीं। कौन सा है? आपको बताना है। सातवां प्रश्न, हिंदी के आरंभिक रूप को अवहट्ट कहा, यानी हिंदी के जो आरंभिक रूप थे उसको किसने किसने अवहट्ट कहा? तो ब्यास ने कहा, या पतंजल ने, भोला शंकर व्यास ने, स्वयंभू ने। चार ऑप्शन है, एक ही आपको चुनना है जो प्रश्न सही हो। आठवां है, किस कवि ने अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा? यानी कौन से कवि हैं जो अपभ्रंश को पुरानी हिंदी मानते हैं? कौन कवि हैं जो अपभ्रंश को पुरानी हिंदी मानते हैं या पुरानी हिंदी कहे हैं? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी, रामचंद्र शुक्ल, राहुल सांकृत्यायन, या सभी। सांकृत्यायन देख लीजिए कैसे लिखा है, बार बार आपको कहा जा रहा है। तो राहुल सांकृत्यायन। चारों में से देख लीजिएगा कौन ऑप्शन सही है। नौवां प्रश्न है, राजभाषा अधिनियम 1963 में कुल कितनी धाराएं हैं? तो 9 धाराएं, या 12 धाराएं, 21 धाराएं, 17 धाराएं। तो राजभाषा अधिनियम में कुल कितनी धाराएं हैं? तो आपको ये भी बताना है। और आज का अंतिम प्रश्न हम देख लीजिए। किसी ने कहा था कि सर जी लाइट जो इसमें किए हैं आप, बार बार मतलब बदलता रहता है, तो उसको आप एकदम कॉम्बिनेशन में करिए ताकि एक ही लाइट में लगे। आँख में क्या है, जोर पड़ता है, इसलिए हम सिर्फ सब काले से कर दिए हैं ताकि आपको काला और सफ़ेद दिखे पूरा अच्छी तरह से, इसलिए हम आज काले लेके आए हैं। तो चलिए आज का अंतिम प्रश्न है, देवनागरी लिपि का समय है। प्रश्न अगर पढ़े नहीं हो तो पढ़ लीजिए, जबकि सब जानते हैं, पढ़े नहीं ध्यान से, हम जानते हैं। देवनागरी लिपि का समय है। प्रश्न कहाँ से बनेगा, कैसे बनेगा, कुछ कहा नहीं जा सकता, किसी को नहीं पता है। तो आप बिल्कुल एक एक पन्ना, एक एक अक्षर, एक एक शब्द पूरी तरह से एकदम उसको तोड़ मरोड़ के पढ़ लीजिए, फिर देखते हैं कहाँ से पूछता है। अगर आपके अंदर वो जज्बा है एक सीट लेने की तो आप बिल्कुल तैयार रहिए, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर किसी चीज़ को मन से, दिल से अगर चाह लिया जाए तो ज़रूर हासिल होगा, ये मेरी गारंटी है। तो आप लोग बिल्कुल अगर चाह लिए हैं तो आपको ज़रूर हासिल होगा। तो देवनागरी लिपि का समय है चौथी 5वीं सदी, 10वीं सदी, 9वीं सदी, 15वीं सदी। तो ये आपके 10 प्रश्नों के सवाल हैं जो आपको कमेंट बॉक्स में लिख कर देना है। तो ये प्रश्न की श्रृंखला अब तब तक चलती रहेगी जब तक आप सफल नहीं हो जाते, ये तब तक हम चलाते रहेंगे। ये मेरा वादा है, लगातार 10 प्रश्नों की श्रृंखला आपको 8 से 8:30 के बीच में मिल जाएगी प्रत्येक दिन। आप इसको पूरी तरह से देख लीजिए, अच्छा लगता है तभी देखिए, कोई ये हम आपसे ज़बरदस्ती नहीं करेंगे। आपको अच्छा लगता है देखिए और उसको लिखिए, सभी प्रश्न एक नोट्स बना लीजिए, और जब इसके बाद परीक्षा आपका करीब आ जाए तो अगर पूरा पढ़ लीजिए, इसके बाद तब पेपर देने जाइए, तब देखिए क्या स्थिति आपकी परीक्षा में रहेगी। पूरे 125 अगर आपके प्रश्न आते हैं तो मान के चलिए 123 से कम आपका आने वाला नहीं है किसी भी हालत में। प्रश्न पूछेंगे कहाँ से, तब तक हम इतने प्रश्न बना देंगे कि वो खुद नहीं समझ पाएंगे कि कौन सा प्रश्न दे। बस आप एकदम बिल्कुल लगे रहिए पूरे मने भाव से। यही मेरी कामना है कि आप लोग को कहीं ना कहीं एक सीट इसी साल में अगर आ जाती है, वैकेंसी आएगी कि नहीं आएगी, ज़रूर मिल जाएगी।
तो जो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।